बांग्लादेश में स्वयं तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लगातार अपना जो रवैया है यूनुस सरकार को लेकर वो अटैकिंग रखा है। ये मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताता हूं कि यूनुस सरकार पर शेख हसीना लगातार तीखे हमले बोलती रही हैं। कई ऑडियो मैसेजेस हसीना की तरफ से जारी किए गए हैं जिसमें वो डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को और उनकी रिजीम को अटैक करती रही हैं, उन पर हमले बोलती रही हैं। यूनुस ने देश को अस्थिर करने की कोशिश की। ये कई बार शेख हसीना के जो वीडियो मैसेजेस होते हैं अपनी पार्टी अवामी लीग के नेताओं के लिए, ये उन तक पहुंचते हैं। यूनुस सरकार ने आतंकवादियों को समर्थन दिया, इसका दावा भी शेख हसीना ने कई बार किया है। और साथ ही वो ये भी आरोप लगाती हैं, वो सीधा कहती हैं कि मोहम्मद यूनुस को वो आतंकी का टर्म देती हैं। वो कहती हैं कि आतंकियों की मदद से ये आतंकी सरकार ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं और आतंकियों के सहारे ही सत्ता पर काबिज हैं मोहम्मद यूनुस। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिका के हाथों यूनुस ने बांग्लादेश को बेच दिया और यूनुस का असली जो मकसद है वो चुनावों को प्रभावित करना है। ये सब आरोप शेख हसीना लगाती रही हैं। लेकिन ब्रिगेडियर जामवाल, ये आरोप मुझे लगता है कि इनमें दम भी है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर शेख हसीना की वापसी हो जाती है तो एक बड़ा टफ जो सिचुएशन है उनके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि शेख हसीना अगर वापसी करती हैं और इसीलिए वो इस तरह की चीजें कर भी रही हैं। अभी रिसेंट में देखिए, शेख हसीना की पार्टी के कई बड़े नेताओं को उठाकर जबरदस्ती कई केसेस में लादकर अंदर रिमांड पर लिया जा रहा है। उनकी पार्टी के नेताओं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन पर दमन चक्र चलता रहता है। पार्टी को बैन करने की बात वहां पर की जाती है। तो ये सारे स्टेप्स जो यूनुस रिजीम के हैं वो ये दिखाते हैं कि उनके मन में डर है और इसलिए इस तरह के वो स्टेप्स उठाते रहते हैं ताकि जो हसीना तक मैसेज जाए कि अगर तुम यहां आई तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। देखिए, एब्सोल्युटली जब यूनुस आए, ऑब्वियसली वो इलेक्टेड इलेक्शन से उनका दूर दूर का नाश्ता नहीं था। ही वाज सिलेक्टेड बाय द यूएस डीप स्टेट। यूएस डीप स्टेट ने उनको सिलेक्ट किया टू टेक चार्ज ऑफ बांग्लादेश, बेसिकली अपने सेंट मार्टिन आइलैंड वगैरह के चक्कर में कि भाई आपको शेख हसीना दे नहीं रही थी कि भाई आप आके हमें ये आइलैंड दो। एंड ही इज नॉट इलेक्टेड लीडर। जो ताकतें इनको लेके आई, जो उन्होंने अनलीश किया एक्चुअली आने के बाद, यू सी दे अटेम्प्टेड की पूरी रीराइट बांग्लादेश की हिस्ट्री। 1971 की सारी यादें मिटाने की कोशिश करी, किस प्रकार बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में आया, यानी कि अपनी खुद की बुनियाद हिला दी। जो उनकी आइडेंटिटी थी, बेसिकली बंगाली आइडेंटिटी, जिसकी वजह से नाम बांग्लादेश आया, उस आइडेंटिटी को उन्होंने मिटाने की कोशिश करी और एक इस्लामिक आइडेंटिटी में शामिल होने की कोशिश करी। तो ये बुनियादी बातें थी जो बांग्लादेश की ना सिर्फ हिस्ट्री, उसकी बुनियाद जिसने हिला दी है। तो ऑब्वियसली इन सबको कवर अप किया गया, एक एंटी हिंदू और एंटी इंडिया के एक लिफाफे में इनको पैकेज करके जनता को बेचा गया। पर अब जब जनता को खाने को नहीं मिल रहा, तनख्वाह नहीं मिल रही, पे नहीं मिल रही, बदहाली है, बिजली नहीं आ रही है, सो नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। वो समझ रहे हैं कि ये हमें कहां ले गया, ये कहां ले गया। एंड इसीलिए देखिए, हर चीज की एक हद होती है। आफ्टर दैट जो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, दोज ऑप्शंस वर मिलिट्री ऑप्शंस, कि मिलिट्रीली इस वक्त बांग्लादेश जिस कंडीशन में है और भारत में जिस कंडीशन में है, हमको ये ऑप्शंस अप्लाई करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और वो इन ऑप्शंस के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। हम एट विल जब चाहें वो अपने कॉरिडोर ब्रॉड कर सकते हैं और कोई यूएस, कोई चाइना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आएगा। हमने भारत पाकिस्तान देख लिया, ईरान इजराइल देख रहे हैं कि डायरेक्ट जो पार्टिसिपेशन बोलते हैं वो कोई नहीं करता है। एंड ऑफ द डे हर एक किसी को अपने बूते पे खुद ही लड़ना होता है। तो those options are still possible and बांग्लादेशियों की ये समझ में आ रहा है। इसीलिए शेख हसीना की रेलेवेंस बनी रहेगी जब तक बांग्लादेश कोई सेल्फ सफिशिएंसी का दूसरा तरीका नहीं ढूंढ लेता, जो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। बिकॉज जो सेल्फ सफिशिएंसी भारत की मदद से शेख हसीना ने बांग्लादेश को दिलाई थी, यूएस और चाइना दोनों की मदद से भी वहां तक नहीं ले जा पा रहे, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। और इसका एंड ऑफ द डे रोज सड़कों पर निकलेगा। जिस प्रकार हसीना के खिलाफ निकला था, उसी प्रकार यूनुस के खिलाफ भी निकलेगा। इसीलिए शेख हसीना की रेलेवेंस रहेगी बांग्लादेश में तब तक, जब तक वो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो जाते। इसकी मेरे को दूर दूर तक कोई अंदेशा फिलहाल नजर नहीं आ रहा।
अच्छा, तेजावत साहब, ये जिस दूसरे तरीके का जिक्र अभी ब्रिगेडियर जम्वाल ने किया, क्या ये दूसरा तरीका बीएनपी प्लस आवामी लीग हो सकता है? क्योंकि सिंपैथी का जिक्र आपने भी किया कि बीएनपी की सिंपैथी नजर आई थी, और ऐसा भी नहीं है कि कोई पहली बार होगा कि दोनों साथ आएंगे। और इस वक्त कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली सिचुएशन है, क्योंकि बीएनपी भी खुश तो है नहीं मोहम्मद यूनुस के फैसलों को लेकर। चुनाव का जो फैसला है उसको लेकर बीएनपी कई बार अपना विरोध दर्ज करा चुकी है। रोहित साहब, बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो खासकर अगर वहाँ बंगाली जनता को देखें तो वो उस तरीके से कम्युनल नहीं है जैसा कि है। क्योंकि अगर हम आज से कम 1 साल पहले की अगर टीवी चर्चाओं को सुने या अखबार को देखें या बांग्लादेश के बारे में जो हमारी जो इम्प्रेशन था, वो तो बिल्कुल ही सेकुलर स्टेट का था। मैं खुद गया हूँ बांग्लादेश, मेरा ढाका यूनिवर्सिटी में लेक्चर रहा है, मेरी यूनुस साहब से मिलने की भी योजना थी 2012 में। तो ऐसा तो हम पाकिस्तान की तरह तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बांग्लादेश में वहाँ जो लोग हैं उनकी जो बांग्ला आइडेंटिटी वो क्योंकि फर्स्ट है और रिलीजियस आइडेंटिटी सेकंड है, तो ऐसी स्थिति में वो भी ये जानते हैं कि जो बांग्लादेश की जनता है वो लॉन्ग टर्म में बीएनपी को माफ नहीं करेगी अगर वहाँ पे डेमोक्रेटिक मूल्यों को ठीक से नहीं लिया गया। ठीक वैसे ही जैसे कि शेख हसीना ने जब पुराने समय में जब उसको बीएनपी को नेग्लेक्ट किया तो उसके नतीजे उन्हें उनके सामने हैं। तो कुल मिला के जो प्रजातांत्रिक तरीका तो वो यही है। और मैं दोबारा से मैं जो जामवाल साहब की बात पे मैं एक ये बात बोल देना चाहता हूँ कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भारत की मुझे अभी तक तो दूर दूर भी ये योजना नहीं लगती है कि वो उसको लेकर कोई प्लान है उसके दिमाग में। केवल अनावश्यक बांग्लादेश में भय पैदा करेगी और एक तरीके से हमारे राष्ट्र हितों के खिलाफ ही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल उस पर हमें कोई चर्चा करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर विमल कुमार, मैं आपसे भी इस पर रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि राजनीति में कहते हैं कि सिचुएशंस बहुत ज्यादा काम करती हैं, और इस वक्त जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि ये ऑप्शन अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा कि शेख हसीना और खालिदा जिया एक साथ आ जाएं बांग्लादेश की राजनीति में, तो एक मजबूत टक्कर वो दे पाएंगी वहां पर मोहम्मद यूनुस के रिजीम को? बिल्कुल रोहित जी, अगर मैं देखूं तो बांग्लादेश जो है इस वक्त एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ पर खड़ा हुआ है। हाँ। एक तरफ जहां अवामी लीग के नेता अब्दुल कादिर दावा कर रहे हैं कि भाई शेख हसीना जल्द लौटेंगी और लोकतंत्र की बहाली के संघर्ष करेंगे, वहीं दूसरी तरफ यूनुस भी जो है, मोहम्मद यूनुस भी उनके नेतृत्व में बदलाव की आवाजें गूंज रही है। तो ऐसे में जो जनता है वो पिस रही है और जनता को एक स्थायी सरकार चाहिए वहां पे, ताकि वहां की जो संवैधानिक संरचनाएं हैं उनको मूल रूप से चला सकें, बेहतर तरीके से चला सकें। और इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखेंगे तो यदि एक स्थिर सरकार आती है, यदि शेख हसीना जी वहाँ की जो अन्य पार्टियों के साथ मिलकर वहाँ पर एक स्थिर सरकार बना लेती हैं, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए एक बेहतर सरकार मिल पाएगी, बांग्लादेश के लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प तैयार होता है। बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं ब्रिगेडियर जम्वाल इस संभावना को? सॉरी, आई कुडंट हियर हिम। मतलब मैं कह रहा हूं कि बीएनपी प्लस खालिदा जिया, बीएनपी प्लस आवामी लीग इस सिचुएशन में क्या एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और मोहम्मद यूनुस को ये लोग मिलकर कड़ी टक्कर दे सकते हैं, बैकफुट पर धकेल सकते हैं? नहीं, ये तो देखिए बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन होगा। इनफैक्ट कि भी अगर दोनों मिल जाएं और डेमोक्रेटिक फोर्सेस अगर इकट्ठी हो जाएं, बट उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि देन बांग्लादेश में एक तीसरी पार्टी नहीं है। यू सी, देन दे देमसेल्व्स बिकम एन एब्सोल्यूट पावर, एंड तीसरा विकल्प कोई एक और किसी को ऑपोजिशन स्पेस भी ऑक्युपाई करनी पड़ेगी, वो सबसे बड़ा मतलब कष्ट आएगा। अदरवाइज ये दोनों मिलके अगर मिल जाएं इस वक्त तो मोहम्मद यूनुस का तो मतलब अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, बिकॉज देन ही विल हैव नो जस्टिफिकेशन एट ऑल। एक दिन भी कुर्सी पे बैठने के लिए, एक दिन के लिए भी इनकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी। एक तीसरी चीज हम इस वक्त भूल रहे हैं, जो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी आर्मी एक अपने आप में एक पावर सेंटर है। जो भी सोल्यूशन होगा, हमने पिछले महीने देखा था सम पावर प्ले विद द आर्मी, जब वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो गए थे, देन जो इन्होंने काफी चीजें अलाउ नहीं करी जो मोहम्मद यूनुस करना चाहते थे।
करके, जैसे एक एयर स्ट्रिप देना चाहते थे चाइना को, और 2-3 चीजें अरक्कन कॉरिडोर के बारे में, एंड ही डिड नॉट अलाउ मोहम्मद यूनुस। इस नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, आप इसमें दखल नहीं करोगे, आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, आप केयर टेकर की तरह रहो। मैं एब्सोल्यूट ओपन डिफाइंस जिसको बोलते हैं। सो एक पावर सेंटर है बांग्लादेश आर्मी भी, एंड बांग्लादेश आर्मी to a large extent, I think, doesn't want to fight with India. Not only that, they have been broadly trained with us. I mean, उनके most of the courses and including basic training वो हमारे साथ ही करते हैं, especially the officer corps. So there is a unwritten, मतलब some kind of bonding, and certainly they don't want to fight with us. So they will do whatever it takes in their national interest. So this is a third angle which also इसको भी मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बांग्लादेश आर्मी किस तरफ झुकेगी, किस तरफ झुकेगी। इस वक्त मेरे को यूनुस की तरफ झुकती नजर नहीं आ रही। नहीं, वो तो बिल्कुल क्लियर है कि यूनुस की तरफ उनका झुकाव बिल्कुल है भी नहीं। यूनुस के कई फैसलों को लेकर अपना एतराज भी आर्मी चीफ जता चुके हैं, बल्कि सबसे कड़ा एतराज तो उन्होंने अभी चुनाव को लेकर भी जताया था, और अभी भी वो कह रहे हैं कि दिसंबर में चुनाव कराइए, जबकि यूनुस जो है वो अप्रैल में चुनाव कराने की बात कह रहे हैं।